सेकेंड एपिसोड में, सेकेंड पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, डॉक्टर संजय वाधवा सर। वेलकम सर। धन्यवाद। सर अभी वर्तमान में प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीएमआर फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन एम्स न्यू दिल्ली में कार्यरत हैं। सर चेयरपर्सन भी रहे हैं BIS कमेटी के। कमेटी का नाम है MSD09 एंड पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन। लास्ट टाइम हमने असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में जाना था। बहुत बेसिक हमने एक पॉडकास्ट करने की कोशिश की थी जहां हमने उसकी डेफिनेशंस, कैसे शुरू हुआ, क्या इसकी हिस्ट्री थी। ICMR के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर रविंदर सिंह सर, उन्होंने हमारे साथ पॉडकास्ट किया था, उन्होंने हमें जानकारी दी थी। आज का हमारा एपिसोड जो फुल्ली फोकस्ड रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। इसका मतलब मानकता, क्या मानकता है इंडिया में, भारत देश में स्टैंडर्डाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या इसका फ्यूचर है, ये सब आज हम डॉक्टर संजय वाधवा सर से समझेंगे। वेलकम सर। आज ये हमारा उन्नति एक पॉडकास्ट है जिसके जरिए हम लोगों तक असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में, उसकी मानकता के बारे में आज समझेंगे। हमारे जो मेन ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, वो मोस्टली स्टार्टअप्स, मोस्टली मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रीज़, पॉलिसी मेकर्स, जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी में अपना थोड़ा बहुत योगदान देने की कोशिश कर रहा है, उनको हम समझाने की इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोशिश करते हैं। सर बिफोर हम स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में कुछ समझें, हमारे लिसनर्स के लिए थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड दीजिए सर, कि आप PMR में असिस्टिव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, ये कैसे आपका सफ़र इतना इंस्पिरेशन है हमारे लिए, यंग जनरेशन्स के लिए, कैसे हम लोग इंस्पायर हुए आपके काम से। आज भी हम लोग काफ़ी पेपर्स आपके पढ़ते हैं, काफ़ी हम सीखते हैं चीज़ों से, तो ये आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ सर? सबसे पहले धन्यवाद मेरी लिमिटेड कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करने के लिए। मेरा फिज़िकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन में एंट्री आज से बहुत साल पहले हुआ था, जब मैं 1985 में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था, तो 40 वर्ष हो गए। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एम्स न्यू दिल्ली में फिज़िकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में एज ए सीनियर रेजिडेंट सेलेक्ट हुआ और उसके बाद से मैं यहीं रहा। बीच में मुझे 3 साल के लिए PGI चंडीगढ़ में इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन बनाने का अवसर मिला सन 2006 से 2009, और वहाँ मैं डिपार्टमेंट बना के फिर वापस आया एम्स में। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 4 दशक से मैं एम्स में कार्यरत हूँ और फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन एक कंपैरेटिवली नई और यूनिक मेडिकल स्पेशलिटी है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें हम फिजिकल मेडिसिन के कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें ज़्यादातर कोई फंक्शनल लिमिटेशन होती है, और ये मुख्यतः लोकोमोटर सिस्टम से रिलेटेड होती है, यानी मोबिलिटी रिलेटेड डिसेबिलिटी होती है। मोबिलिटी रिलेटेड डिसेबिलिटी होती है उन कारणों से जो किसी व्यक्ति की चोट लगने से या बीमारी से मसल्स, नर्व्स, बोन्स, जॉइंट्स या कभी कभी ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। भारतवर्ष में जब भी सर्वे हुए हैं डिसेबिलिटी के मैग्नीट्यूड को असेस करने के लिए, उसमें ये देखा गया है कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट डिसेबिलिटी है। इस ग्रुप ऑफ डिसेबिलिटी में असिस्टिव प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज़ का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। उसके अलावा मैं ये भी मानता हूँ कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का उपयोग सिर्फ पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी ही नहीं करते। जैसे जैसे लोगों की आयु सीमा बढ़ती जा रही है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ एट बर्थ बढ़ रही है, लोग 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल के बाद भी जी रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कुछ तो फिजियोलॉजिकल डिक्लाइन होता है उनकी फंक्शनल एबिलिटी में, यानी चलने फिरने की, मांसपेशियों की ताकत, जोड़ों में शक्ति, नर्व्स का रेस्पॉन्सिवनेस, ये सब धीरे धीरे कम होता है। उसके अलावा उनमें गिरने की संभावना ज़्यादा होती है, रिस्क ऑफ फॉल्स ज़्यादा है।
ओस्टियोपोरोसिस भी एक इम्पॉर्टेंट समस्या है। और बढ़ती उम्र के साथ भारत में एक और चीज़ देखी गई है, साइलेंट एपिडेमिक, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का है। ये वो बीमारियों का समूह है जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होते, स्प्रेड नहीं करते। इनमें मुख्य है डायबिटीज़ मेलिटस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़, ओस्टियोपोरोसिस, इंजरीज और कैंसर्स इत्यादि। इन बीमारियों में असिस्टिव डिवाइसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। मुख्यतः असिस्टिव डिवाइसेस क्या करती हैं, हमारे फील्ड से संबंधित हैं वो हम लोगों की फंक्शनल एबिलिटी को एनहेंस करते हैं। जैसे सबसे कॉमन असिस्टिव डिवाइस जो हमारे फील्ड से रिलेटेड है वो है वॉकिंग स्टिक। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपके व्यूअर्स ने वॉकिंग स्टिक इस्तेमाल करते हुए। ये सबसे सरल लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचार में इस्तेमाल की जाने वाली मोबिलिटी डिवाइस असिस्टिव डिवाइस है। ये सिंपल टेक्नोलॉजी है, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है, बट फंक्शनल गेन इसका बहुत ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक सिंपल स्टिक से जब व्यक्ति चलना शुरू करता है तो उसका बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाता है, उसका पोस्चर बेहतर होता है, उसका रिस्क ऑफ फॉल्स बहुत कम हो जाता है। और अगर किसी कारण से उसकी टांगों में कमज़ोरी है या जोड़ों में दर्द है, आर्थराइटिस है टांगों के जोड़ों की, तो उसमें दर्द में भी आराम मिलता है, तो उसकी डे टू डे फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है। तो ये सिंपल डिवाइस से शुरू होके आगे तक बहुत एडवांस डिवाइसेस बनी। और ये तथ्य है कि आज से सैकड़ों वर्षों पूर्व इजिप्ट में क्रचेस का डेवलपमेंट हुआ था सबसे पहले, और वॉकिंग स्टिक तो उससे पहले से भी इस्तेमाल होती रही है। अब हम व्हील चेयर्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट एड टू मोबिलिटी मानते हैं, और वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रकार की असिस्टिव डिवाइस है। आजकल मैनुअल व्हील चेयर्स और मोटराइज्ड व्हील चेयर्स और उनके बहुत सारे अटैचमेंट्स और एडवांसमेंट्स उपलब्ध हैं। अब आज की पॉडकास्ट की थीम पर आते हैं, जो कि है स्टैंडर्डाइजेशन यानी मानकता। सर, आप हमें ये बता सकते हैं कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी में स्टैंडर्डाइजेशन की जर्नी कब से शुरू हुई, आप BIS से कैसे जुड़े? आप खुद चेयरपर्सन हैं ऑल इंडिया कमेटी के BIS के, जो कि 80 स्टैंडर्ड्स पे अभी काम कर रही है। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या हैं जो कि वो की माइलस्टोन्स हम अचीव कर पाएँ, और कैसे मार्केट में लोगों को हेल्प मिल पाए टू अचीव दैट स्टैंडर्डाइजेशन, और लोगों तक लास्ट माइल डिलीवरी उस प्रोडक्ट्स की कैसे जा सके? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों के दिमाग में आना चाहिए, और अच्छा है आपने ये पूछ लिया। भारत में एक संस्था का गठन हुआ था आज़ादी के बाद, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में स्थित है। उसके अंतर्गत बहुत सारे विषयों से संबंधित सेक्शनल कमिटीज़ हैं। उन सेक्शनल कमेटी में से एक कमेटी जो है वो रिहेबिलिटेशन प्रोडक्ट्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स से संबंधित है, और इसमें आर्टिफिशियल लिम्स, ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक डिवाइसेस भी शामिल हैं। उस सेक्शनल कमेटी जिसका नंबर है MHD सेक्शनल कमेटी 09, उसका मैं पिछले कुछ वर्षों से चेयरमैन हूँ। उस कमेटी में बहुत सारे सदस्य हैं जिनकी बैकग्राउंड फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन से, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स से, इंजीनियरिंग सेक्शन से है। इसमें बहुत सारे राष्ट्रीय संस्थानों से जुड़े हुए लोग भी हैं, और कुछ प्रकार की प्रोफेशनल एसोसिएशन है राष्ट्रीय स्तर की, उनके भी ऑफिशियल्स, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट वगैरह सम्मिलित हैं। तो 20 से अधिक हैं इसमें सदस्य, और इस कमेटी का समय समय पर पुनर्गठन भी होता रहता है। तो मुझे मौका मिला इस कमेटी को लीड करने का, और पिछले कुछ वर्षों से एज ए चेयरमैन मैं इसको लुक आफ्टर कर रहा हूँ। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि मुझे अपनी कमेटी के सदस्यों से भरपूर सहयोग मिलता है। ऐसा उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है हमारी इस सेक्शनल कमेटी का ये है कि भारत में बहुत सारे असिस्टिव डिवाइसेस प्रोडक्ट्स हैं, उसकी संख्या कई सैकड़ों में है, लेकिन बहुत सारे जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोडक्ट्स हैं उनका स्टैंडर्ड निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। आप फ़र्ज़ कीजिए कोई व्यक्ति क्रचिस से चल रहा है और वो बहुत सब स्टैंडर्ड हैं, तो वो टूट सकती हैं। वो व्यक्ति जो इस्तेमाल कर रहा है वो गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, या अगर वो अच्छी क्वालिटी और स्टैंडर्ड की नहीं है तो वो बार बार उसको ख़रीदनी पड़ेगी,
या कोई और प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको बार बार रिपेयर या रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हर चीज़ में मानक का निर्धारण बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और जो हमारी सेक्शनल कमेटी है वो ओवरऑल काउंसिल का सदस्य है। सबसे ऊपर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में एक काउंसिल है जो निर्धारित करती है सारे सेक्शनल कमिटीज़ की कार्यशैली, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शनल कमेटी मेरे सेक्शन से रिलेटेड है।